गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या स्टडी किया था? मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड इट्स फीचर और हिस्ट्री किसकी? FW टेलर की। इनकी हमने हिस्ट्री स्टडी की थी, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किया था और फीचर की थी। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखेंगे फर्स्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होती है? साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कार्टिंग द ट्रेडिशनल अप्रोच टू मैनेजमेंट एंड अडोप्टिंग न्यूअर एंड मोर साइंटिफिक अप्रोच इन देयर प्लेस इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है कि भी डिस्कार्ड करो, खत्म करो क्या? ट्रेडिशनल अप्रोचेस, जो ट्रेडिशनल वे है टास्क करने के, काम करने के, वो खत्म करके उसकी जगह साइंटिफिक वे लेके आओ, साइंटिफिक अप्रोच लेके आओ या न्यू अप्रोच लेके आओ, अडॉप्ट करो। क्या करने के लिए? काम करने के लिए, ताकि जो हमारा काम है वो क्या हो? कम अच्छे तरीके से हो, कंपैरिजन टू ओल्ड मेथड, कंपैरिजन टू ओल्ड मेथड, और कम कॉस्ट के अंदर हो और इफेक्टिव वे में हो। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसे छोड़ो और न्यू अप्रोच को अपनाओ। क्योंकि साइंटिफिक जो काम होता है वो क्या होता है कि भी बहुत से, मतलब कि कोई भी काम करने से पहले उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च की जाती है, कंप्लीट डीप में सिस्टमैटिक बेसिस से रिसर्च की जाती है। आफ्टर दैट कोई डिसीजन लिया जाता है। अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? हमारा गोल होगा एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में अचीव हो जाएगा। अब हम इसके प्रिंसिपल स्टडी करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल फर्स्ट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है कि भी जो हमारे प्रिंसिपल होने चाहिए ना, साइंस पे बेस होने चाहिए, नॉट रूल ऑफ थंब। रूट ऑफ थंब का मतलब क्या है? रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है कि भी जो लकीर के फकीर ना बनो, जो ट्रेडिशनल वे चलता आ रहा है उसी को फॉलो करते जाएं आगे तक। नहीं, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उनको ध्यान में रख के हमें अपनी टाइम टू टाइम एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए? ऑब्जर्वेशन की जानी चाहिए बिजनेस इन्वायरमेंट की, और आफ्टर दैट कोई डिसीजन लेना चाहिए, ताकि जो हमारा डिसीजन है वो इफेक्टिव हो। हमें जो बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है उसे प्रीवियस टाइम में जो मैनेजर्स ने जैसे सोल्व किया था उसी तरीके से सोल्व नहीं करना चाहिए, या उस प्रॉब्लम्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सिस्टमैटिक वे से स्टडी करें, आफ्टर दैट कोई डिसीजन ले। यही क्या कहता है फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि भी लकीर के फकीर मत बने रहो। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि भी FW टेलर ने कहा है कि भी बिजनेस के अंदर ना हार्मोनी होनी चाहिए। किस किस के बीच में? सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में। किस किस के बीच में? सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में हार्मोनी होनी चाहिए। हार्मोनी मतलब गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स, गुड रिलेशन होनी चाहिए। और ये कैसे पता चल? और हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, कुछ झगड़े नहीं होने चाहिए, डिस्प्यूटराइज नहीं होने चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए। अगर फर्म के अंदर हार्मोनी होगी तो फर्म का जो गोल है इफेक्टिव वे में अचीव होगा और बिजनेस के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स भी टाइम टू टाइम खत्म हो जाएगी। बट अगर डिस्कार्ड होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे और टाइम टू टाइम प्रॉब्लम्स अराइज होगी तो क्या हो जाएगा? अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में गुड रिलेशन नहीं होंगे, अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? बिजनेस के गोल के ऊपर। बिजनेस के अंदर क्या हो जाएगी? एम्प्लॉय स्ट्राइक कर देंगे या डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स अराइज करेंगे, या जो अपना 100% कैपेसिटी के साथ है काम नहीं करेंगे। इसीलिए वो क्या कहता है कि भी हार्मोनी होनी चाहिए, यानी कि गुड रिलेशन होने चाहिए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में, तभी जाके फर्म का गोल इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में अचीव होगा। थर्ड है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है कि भी गुड रिलेशन तो होने ही होने चाहिए, लेकिन वो सारे के सारे क्या करें? एक दूसरे का को कोऑपरेट करें। क्या करें? कोऑपरेट करें। इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। कोऑपरेट का मतलब क्या है कि भी कोऑपरेशन का मतलब क्या है कि सबका काम इस तरीके से सेट करना चाहिए फर्म के अंदर कि भी सब एक दूसरे के साथ एज ए टीम स्पिरिट काम करें। सबको ये हो कि भी एक का काम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर एक काम नहीं करेगा तो दूसरा भी काम नहीं कर पाएगा। अगर ऐसे फीलिंग अराइज होगी तो ऑटोमेटिकली फर्म का गोल है जो हर एक पर्सन क्या होगा? सेटिस्फाई होगा अपनी जॉब से, अच्छे से काम करेगा, 100% देगा और फर्म में स्टेबल रहेगा। यानी कि हर तरीके से क्या होगा? फर्म के लिए बेनिफिट होगा। कब? जब फर्म के अंदर कोऑपरेशन होगा, अच्छे से तालमेल बैठा होगा। सब जैसे परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया, सबके बीच में क्या होगा? क्या होगा?
कोऑपरेशन हो गया, हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर एक डिपार्टमेंट अपना काम अच्छे से नहीं करता तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, सेकंड डिपार्टमेंट के ऊपर। इसीलिए वो क्या कहता है कि भी कोऑपरेशन होना चाहिए, सबको टीम स्पिरिट की तरह काम करना चाहिए, ताकि जो गोल है वो प्रीडिटरमाइंड गोल है वो अचीव हो सके और जो बिजनेस के फुल रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर वे में यूज हो। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज greatest efficiency and prosperity. Development of each and every person to his greatest efficiency and prosperity. कि भी हर एक पर्सन की जो डेवलपमेंट है ना, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हर एक पर्सन की डेवलपमेंट है वो क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे तक होना चाहिए। ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी मतलब काम करने की जो वर्क कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है उसकी ग्रेटेस्ट होनी चाहिए। अगर इसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़े या उसे एजुकेशन प्रोवाइड करने पड़े, उसे काम करने में हेल्प करनी पड़े तो करनी चाहिए, क्योंकि अगर फर्म का एम्प्लॉय क्या होगा, एफिशिएंट होगा और इफेक्टिव वे में काम करेगा तो फर्म का गोल है जो लेस कॉस्ट के अंदर टाइम पे कंप्लीट होगा, जो फर्म के रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर वे में यूज होंगे। इससे सिर्फ एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं होगा, इसको फर्म को भी बेनिफिट होगा। इसीलिए वो क्या कहता है कि जो फर्म के एम्प्लॉयज है ना एफिशिएंट वे में होना चाहिए। और एक किसी मतलब कि एक पर्सन ने कहा था कि भी बिजनेस की जो सारी की सारी एसेट्स है ना कि भी वो क्या है, मीनिंगलेस है अगर हमारा जो ह्यूमन बीइंग है अगर वो एफिशिएंट वे में उसे यूज नहीं करता। वैसे भी बिजनेस के दो ही रिसोर्सेज होते हैं, एक्टिव रिसोर्स और पैसिव रिसोर्स। एक्टिव रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन बीइंग, और पैसिव रिसोर्स कौन से होते हैं, मशीनरी, मनी, मटेरियल। अब देखो अगर ह्यूमन बीइंग इफेक्टिव ना हो तो अदर रिसोर्सेज क्या प्रॉपर वे में यूज होंगे, नहीं। अदर रिसोर्स तो मीनिंगलेस है, क्योंकि वो क्या है, लिविंग थिंग है ही नहीं, वो तो मीनिंगलेस, वो किसके ऊपर डिपेंड है, ह्यूमन बीइंग के ऊपर। इसीलिए क्या कह रहा है कि भी जो इंडिविजुअल है ना, ईच एंड एवरी पर्सन की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो किस तरीके से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एफिशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एफिशिएंसी है उसकी काम करने की वो हमें डेवलप करनी है। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली फर्म के गोल अचीव हो जाएंगे। जो इसने ये प्रिंसिपल्स दिए हैं ना, ये ऐसे ही नहीं है कि बाय एक्सपीरियंस आगे हूं, नहीं। उसने जो एफडब्ल्यू टेलर है उसने टाइम टू टाइम क्या किया है, अपने वर्क के अंदर रिसर्च की है, फैक्ट्स इकट्ठे किए, जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, उसके बाद उन्हें जो भी सिचुएशंस के अंदर अप्लाई किया, उसके बाद उसने बेस्ट वे देखा, उसके बाद उसने ये प्रिंसिपल दिए हैं। ट्रूथ पे डिपेंड है, यूनिवर्सल है ये। आज 1915 में जो एफडब्ल्यू टेलर था उसकी डेथ हो गई थी, बट जो उसके प्रिंसिपल हैं वो आज भी फर्म के अंदर अप्लाई कर रहे हैं और बिजनेस के अंदर आज भी क्या है, अपनी इंपॉर्टेंस बनाए हुए हैं, आज भी अप्लाई हो रहे हैं। अब हम स्टडी करेंगे एफडब्ल्यू टेलर की दी गई टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट टेक्निक्स है फंक्शनल फोरमैनशिप। कौन सी है, फंक्शनल फोरमैनशिप। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग ये जो टेक्निक है ना, किसके ऊपर बेस्ड है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन के ऊपर, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन के ऊपर। इसके अकॉर्डिंग जो वर्क है ना ऑर्गेनाइजेशंस का, स्मॉल पार्ट में डिवाइड करो और ईच पार्ट क्या करो, एक ऐसे पर्सन को दो असाइन करो जो उस काम के अंदर एफिशिएंट है, परफेक्ट है, उसके पास उस काम करने का एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, ठीक है। आफ्टर दैट जब उस काम को बार बार अगेन एंड अगेन करेगा तो ऑटोमेटिकली उस काम के अंदर स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। ये जो फंक्शनल फोरमैनशिप है डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्पेशलाइजेशन के ऊपर। देखेंगे in a functional foremanship work is divided into many small parts and each part is assigned to an expert. In this manner all the benefit of specialization are achieved according to FW Taylor। हाँ, इसके अकॉर्डिंग क्या है, सारे का सारा वर्क स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दो और ईच पार्ट को क्या करो, एक इंडिविजुअल पर्सन को जो उस काम के अंदर एफिशिएंट और परफेक्ट है उसे सौंप दो। दो गोल है वो क्या होगा, इससे क्या स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट भी मिलेगा और फर्म का गोल भी टाइम पे अचीव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा कि भी मेरा जो काम है, वर्क है, क्या बनाने का है, फर्नीचर मेंटेन करने का है, फर्नीचर बनाने का काम है। तो फर्नीचर बनाना है, जैसे कि सपोज करो मुझे क्या बनाना है, एक टेबल बनानी है।
टेबल बनाने के लिए मैंने क्या किया, टेबल काटने के लिए कि मुझे क्या चाहिए होगी, वुड चाहिए होगी, लकड़ी चाहिए होगी। लकड़ी को कटाई करने का काम मैंने एक इंडिविजुअल पर्सन को दे दिया। उसे असेंबल करने का काम, मतलब कि उसके जो टेबल बनाने के लिए जो भी असेंबल करना पड़ता है वो दूसरे पर्सन को दे दिया। उसे पॉलिश करने का काम तीसरे को दे दिया। इस तरीके से हमने क्या किया कि भी अपना जो काम है ना डिफरेंट पर्सन में बांट दिया। अब एक पर्सन अगेन एंड अगेन एक काम करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या आएगी, एफिशिएंसी आएगी काम के अंदर, और काम के अंदर क्या आ जाएगी, परफेक्टनेस आ जाएगी। यही टेक्निक इसके ऊपर क्या कहता है, फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर कहता है। अब आगे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर, फैक्ट्री मैनेजर, कोई भी फैक्ट्री है उसका मैनेजर डिवाइड हिज वर्क इनटू टू पार्ट्स। उसका जो क्या मैनेजर है उसे अपने काम को टू पार्ट के अंदर डिवाइड कर देना चाहिए। पहला है प्लानिंग डिपार्टमेंट है, दूसरा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। पहला है प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, रिलेटेड टू प्लानिंग, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु टू डू। ये काम किसका करेगा, कौन करेगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट। और दूसरा क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या होता है कि भी प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, वो डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन से रिगार्डिंग काम करेगा। प्रोडक्शन मींस चेंज इन रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। हाँ भाई, और प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत से स्पेशलिस्ट होते हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत से स्पेशलिस्ट होते हैं। बट ये जो सीक्वेंस है ना, ये कोई फिक्स नहीं है कि भी हमें क्या करना है कि भी इसी के अकॉर्डिंग फैक्ट्री मैनेजर को, नहीं। फैक्ट्री मैनेजर अपने अकॉर्डिंग जो उसका वर्क होता है उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपने वर्क को डिवाइड करता है। ये नहीं कि भी कोई ये बिल्कुल जो दे दिया वो क्या है, फिक्स है, इसी के अकॉर्डिंग होगा, नहीं। ये तो सिर्फ क्या है, एक प्लानिंग है, या हमें ये बता रखा है कि भी फैक्ट्री मैनेजर अपना वर्क किस तरीके से डिवाइड करेगा। फिक्सेशन नहीं है यहाँ पे। देखेंगे जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है मैनेजर का, उसके अंदर 4 स्पेशलिस्ट आते हैं। फर्स्ट क्या है, रूट क्लर्क। ये क्लर्क क्या डिसाइड करेगा, जो काम है, जो टास्क है वो किस रूट से होकर कंप्लीट होगा। जो सपोज करो हमें 10 यूनिट बनानी है, उस यूनिट्स को बनाने के लिए रूट क्या होगा, किस तरीके से कौन कौन से रूट, सिस्टमैटिक स्टेप से कौन कौन से होंगे। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये क्लर्क क्या डिसाइड करेगा कि भी जो वर्क कंप्लीट करना है उससे रिगार्डिंग क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है, क्या रूल हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या टेक्निक हैं, या इससे रिगार्डिंग जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से अवेलेबल होगा, कौन से क्या है, ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस देना कि भी काम को, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर बनाने के लिए जो भी प्लानिंग की है इसने, इंस्ट्रक्शन देना कि भी काम की इंस्ट्रक्शन देना। किसका काम होता है, इंस्ट्रक्शनल कार्ड क्लर्क का। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या डिसाइड करेगा कि भी किसी काम को, टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। कॉस्ट क्लर्क क्या डिसाइड करेगा कि भी उस काम को करने के लिए कॉस्ट कितनी आएगी। फॉर एग्जांपल 10 यूनिट बनानी है मुझे, उसके लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, सपोज करो 4 घंटे लगते हैं, और उसकी कॉस्ट कितनी आती है, एक की कॉस्ट कितनी है, 100 है, तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी, या जो भी है। ये डिसाइड करने का काम किसका होता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। ये सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, एक्चुअल में नहीं है, ये प्लानिंग कर रहे हैं। डिसिप्लिनरी ऑफिसर, डिसिप्लिनरी ऑफिसर क्या है, जो भी प्लानिंग की है, जो ऊपर वालों ने प्लानिंग की है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम होगा उसको डिसिप्लिन के अंदर रखना। और मैंने उसके फ्योल के जो प्रिंसिपल थे उसी में भी डिसिप्लिन का टॉपिक था। डिसिप्लिन क्या होता है, की ऑफ सक्सेस होता है। इसके अंदर सिर्फ सबॉर्डिनेट नहीं, सुपीरियर को भी डिसिप्लिन में रहना चाहिए, तभी जाके फर्म के गोल अचीव होते हैं। ये थे इसके जो स्पेशलिस्ट थे। अब आते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी 4 स्पेशलिस्ट होते हैं। गैंग बॉस, गैंग बॉस का मतलब क्या है, जैसे कि गलियों में भी देखा जाता है, बच्चे क्या होते हैं, ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं और उनका एक लीडर बना दिया जाता है। उसी तरीके से इसके अंदर क्या होता है कि भी जो जैसे ग्रुप्स के वर्क को डिवाइड कर रखा है, उनका एक बॉस डिसाइड कर दिया जाता है, जो उनकी काम करने के अंदर हेल्प भी करता है और उनको इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी देता है। इंस्ट्रक्शन डिसाइड ये करते हैं, लेकिन उसे इंस्ट्रक्शन देने का काम कौन करता है, गैंग बॉस। स्पीड बॉस, स्पीड बॉस क्या काम करता है कि भी जो काम की स्पीड है उसे मेंटेन करने का काम करता है। जो वर्कर काम कर रहे हैं उसकी स्पीड से कर रहे हैं, अगर उनकी स्पीड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं है तो उसे मेंटेन करने का काम, उनसे काम करवाने का काम किसका होता है, स्पीड बॉस का होता है। स्पीड डिसाइड करना कि भी काम करने की स्पीड क्या होगी, अगर कम है तो उन्हें किस तरीके से कवर करना है काम, और अगर ज़्यादा है तो उसे मेंटेन करके रखना। रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस क्या कहता है कि भी अगर कोई मशीनरी है टूट फूट होगी, ये किसी भी तरीके का कोई ड्रॉबैक्स आ रहा है, उसे दूर करने का काम कौन करेगा मशीनरी के अंदर, या भी जो भी प्लांट है, मशीनरी है, उनके अंदर कौन रिपेयर करने का काम करेगा, रिपेयर बॉस।
इंस्पेक्टर क्या करेगा कि भाई जैसे कि इंस्पेक्टर का काम वही डिसिप्लिन का है कि भाई ये डिसिप्लिन देखेगा कि भाई सारे के अंदर जो वर्क हो रहा है वो सिस्टमेटिक वे से हो रहा है या नहीं। अगर कोई काम ज़्यादा ओवर स्पीड से हो रहा है या जो भी है किसी भी तरीके का कोई भी इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लेने का काम कौन करेगा? इंस्पेक्टर करेगा। ये थे हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बॉसेस या स्पेशलिस्ट। प्लानिंग डिपार्टमेंट के पढ़ लिए, यानी कि फंक्शनल फोरमैनशिप किस चीज़ के ऊपर बेस है? डिवीजन ऑफ वर्क के ऊपर कि भाई हर एक काम का